खाना सीख रहे थे, तो उसके लिए लाइब्रेरी के अंदर प्रिंट नाम का फंक्शन यूज किया जाता है। तो नंबर्स प्रिंट करने हमने देखे। नंबर दो तरह के हो गए, इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर नंबर में फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता है, फ्लोट नंबर वो होते हैं जिनमें फ्रैक्शन पार्ट होता है। नंबरों के साथ आप साइन यूज कर सकते हैं, माइनस प्लस। जब आप नंबरों का साइन यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका साइन प्लस हमारा माना जाता है। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डेटा को दिखाना चाहते हैं, तो उसको पाइथन में स्ट्रिंग कहा जाता है। तो स्ट्रिंग को हम चार तरह से पाइथन में लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स के पेयर में, डबल कोट्स के पेयर में, या ट्रिपल कोटेड्स पेयर, सिंगल वाले और डबल वाले। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। तो हम अगर किसी का नाम, किसी का एड्रेस, किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं, चैटिंग में कोई मैसेज देना है, तो वो सब पाइथन में अगर करना हो तो स्ट्रिंग टाइप का हमारा रिप्रेजेंट होगा। अब स्ट्रिंग पर ही हमें कुछ और आगे काम करना है। तो सपोज करिए, जो हमारे पास ये वाला प्रोग्राम था जिससे हम एड्रेस प्रिंट कर रहे थे, तो वहां पर मैंने लिखा, मान लीजिए ड्यू कैट, फिर कॉमा लगाकर A-52, फिर यहाँ पर सेक्टर 16, नोएडा। अब अक्सर हम लोगों ने नोटिस किया है कि जब भी हम कहीं एड्रेस को लिखते हैं, चाहे मैन्युअली पेपर पे लिखें या किसी सॉफ्टवेयर में देखें, मल्टी लाइन पर एड्रेस का कॉन्सेप्ट हमारा नजर आता है। एड्रेस लाइन नंबर 1, एड्रेस लाइन नंबर 2। आप भी जब किसी को कुछ देते हैं एनवेलप में, तो उसमें फ्रॉम और टू लिखते हैं। तो आप एक लाइन में सब कुछ शायद नहीं लिखते, मल्टी लाइन पर आप लिखते हैं बिकॉज ऑफ रीडेबिलिटी। तो मैं चाहता हूं कि ड्यूकेट के बाद जो कॉमा है या इसके आगे के जितने भी करेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में, ये हमारा नेक्स्ट लाइन पर आउटपुट में आने चाहिए। तो अब अगर हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर्स को मल्टीपल लाइन पर दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर बैक स्लैश एन नाम का एक करेक्टर होता है। बैक स्लैश एन कंबाइन करके लिखा जाएगा, तो बैक स्लैश एन न्यू लाइन करेक्टर कहलाता है। दैट मीन्स जब ये स्ट्रिंग के अंदर लिखा जाता है, ये स्ट्रिंग में ही लिखा जा सकता है, इंटीजर फ्लोट में नहीं लिखा जा सकता, स्ट्रिंग में ही लिखा जा सकता है। तो इसका पर्पस होता है कि जहां भी ये आएगा, आउटपुट में न्यू लाइन क्रिएट कर देगा, और आगे के अब जितने भी करेक्टर्स हैं वो आउटपुट में नेक्स्ट लाइन पर दिखाई देंगे। देखते हैं, अब आप ढूंढेंगे स्लैश एन कहाँ गया। स्लैश एन का मीनिंग है न्यू लाइन, जो आपको दिखाई दे रही है टी के बाद न्यू लाइन, और उसके आगे के करेक्टर्स थे वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मान लो मैं चाहता हूं कि सर यहाँ पर कॉमा की जगह पर आगे के जो करेक्टर नोएडा है वो नेक्स्ट लाइन पर आए, क्या लिख देंगे यहाँ पर, स्लैश एन। तो ऐसे करके हम किसी भी स्ट्रिंग को अगर मल्टीपल लाइन पर आउटपुट में दिखाना चाहते हैं, तो स्ट्रिंग में जिस करेक्टर के आगे से न्यू लाइन क्रिएट करना चाहते हैं, वहां पर हम बैक स्लैश एन का यूज करते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, जब हम स्लैश की बात करते हैं तो दो तरह के स्लैश होते हैं। एक होता है बैक, पीछे की तरफ स्लैश, इसे बोलते हैं बैक स्लैश। एक होता है फॉरवर्ड, आगे की तरफ स्लैश। पाइथन में दोनों ही होते हैं, बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसमें बैक स्लैश का यूज किया जाता है। अब बैक स्लैश के साथ आप कोई दूसरा करेक्टर कंबाइन करते हैं, जैसे मैंने एन लिखा, तो इसका मतलब हो जाता है न्यू लाइन करेक्टर। अब इट डजंट मीन कि सर बैक स्लैश के साथ हम अपने मन से कुछ भी लिख देंगे, A B C D कुछ भी लिख देंगे। पहले से ही प्री डिफाइन है कि आप जब बैक स्लैश का यूज करेंगे स्ट्रिंग के अंदर, तो उसके आगे क्या करेक्टर हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बैक स्लैश एन हमारा हो गया न्यू लाइन करेक्टर के लिए। अब इसका यूज करके अपना अपना एड्रेस प्रिंट करके दिखाओ। जैसे मैंने अपना एड्रेस प्रिंट करा है, ऐसे ही आप लोग प्रोग्राम बनाओ, अपना एड्रेस मल्टी लाइन पर प्रिंट करके देखो।
अपने आप साइंस लगाओ कि 2 लाइन पर दिखाना है कि 3 लाइन पर दिखाना है, बट थिंग इज कि आपको स्लैश एन का यूज आना चाहिए। पहले से था, तो फॉरवर्ड हो गया, बैक वाले को, यही वाला यहाँ पर। ये स्पेस दोगे तो आएगा, कॉमा दोगे तो आएगा, अपने आप कुछ नहीं आता। आउटपुट में स्ट्रिंग में आपने जो कैरेक्टर्स लिखे हैं वही आएंगे, अपने आप से कुछ नहीं आता। कैसे करो तो आप पे डिपेंड करेगा। मैं तो क्लैशन का यूज करना किसी तरह, स्पेस लगाना नहीं लगाना वो आप डिसाइड करो। और देखो, अब मैंने यहाँ पर मान लिखा A B, स्ट्रिंग में कुछ करेक्टर्स लिखे, फिर बैक स्लैश T कर दिया। तो एक और बैक स्लैश T, जैसे बैक स्लैश एन न्यू लाइन करेक्टर होता है, ऐसे ही बैक स्लैश T टैब स्पेस करेक्टर होता है। ये क्या करता है, हमारा जिस करेक्टर के बाद लिखा होता है उसके आगे टैब स्पेस ले आता है। जैसे अगर मैं A B के बाद एक स्पेस देना चाहूँ फिर CD, तो आउटपुट में ऐसे ही आ जाएगा। अब मुझे इसके बीच में 2 स्पेस चाहिए, तो फिर आपको मैन्युअली 2 स्पेस लगाने पड़ेंगे, 3 चाहिए तो 3 लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे ही एक टर्म होता है स्लैश T। स्लैश T क्या करता है, मल्टीपल स्पेसेस आपको प्रोवाइड कर देता है एक साथ, तो आपको मैन्युअली कई बार स्पेस की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो अराउंड टैब स्पेस में हमारा 1 से लेके 5 तक के स्पेसेस हैं जो आपके कवर होते हैं, डिपेंड करता है कि पहले कितना करेक्टर लिखे हैं बाद में कितने लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्लैश T आपका आ जाता है। अच्छा मान लो इसमें मैंने लगा दिया /NEF, बताओ इसका आउटपुट, पहले A प्रिंट होगा, फिर B आएगा, फिर टैब स्पेस के बाद C आएगा, फिर D आएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आएगी /N की वजह से, और नेक्स्ट लाइन पर E और F लिखकर ऐसे आउटपुट आ जाएगा। चलो, अब इनको एक टर्म दे देते हैं। स्ट्रिंग के अंदर जब आप इनको यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस।
एस्केप सीक्वेंसेस इन स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग में ही चलता है, इंटीजर फ्लोट में नहीं चलता। एस्केप सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई बैकस्लैश, और यहाँ पर कोई एक करेक्टर आता है, बैकस्लैश के साथ एक करेक्टर और आएगा। तो एस्केप सीक्वेंस आप अपने तरफ से नहीं बना सकते, और एस्केप सीक्वेंस को लिखने का तरीका होता है बैकस्लैश और उसके बाद एक करेक्टर आता है। कौन सा करेक्टर आएगा ये पहले से लैंग्वेज में प्रीडिफाइन है। तो तीन एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो हम काफी यूज करते हैं, करने को तो हम बहुत सारी करेंगे, है ना, बट इन तीन पर ज्यादा फोकस करते हैं। बैकस्लैश एन न्यू लाइन करेक्टर, बैकस्लैश टी टैब स्पेस करेक्टर, बैकस्लैश यू यूनिकोड करेक्टर। तो अभी हम स्लैश एन और स्लैश टी पर ही काम करेंगे, बैकस्लैश यू आगे चलकर हमें यूज करने को मिलेगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपने मन से ऐसे लिख दिया बैकस्लैश के, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि क्या इसका भी कोई मीनिंग होता है। जब मैंने इसको रन कराया तो एक वार्निंग आ गई, वार्निंग में लिखकर आया इनवैलिड एस्केप सीक्वेंस। इस नाम से कोई एस्केप सीक्वेंस पाइथन में नहीं होती है। तो अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं जिस नाम से कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं है, तो आउटपुट में एज इट इज वो करेक्टर आपका प्रिंट हो जाता है। ठीक है, और अगर इस नाम से कोई एस्केप सीक्वेंस है तो इसका जो मीनिंग होगा वो आउटपुट में हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है हमारा एस्केप सीक्वेंस। अच्छा, इन जनरल एस्केप वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कीबोर्ड के अंदर एक एस्केप की होती है, इग्नोर कर देना, छोड़ देना, ऐसा कोई सेंस आता है हमारा। ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमने यहां पर एन लिखा, तो ये क्या बोलेगा इसको, एन को, कि भाई एन आप एन नहीं हो, आप एस्केप करो, इग्नोर करो अपने आप को। अब आप कलेक्टिवली जब इसके साथ लिखते हो बैकस्लैश के साथ, तो इसका एक नया मीनिंग पाइथन के अंदर बनता है जिसका नाम है न्यू लाइन। अदरवाइज हर करेक्टर जैसा है आउटपुट में वैसा दिख रहा है, तो ये क्या करता है, इसको आउटपुट से एस्केप करा देता है, आउटपुट से इग्नोर करा देता है।
ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस कहा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहां तक हमारी समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट ये है, मुझसे किसी ने कहा कि आप पाइथन में जरा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं अपना, 1 2/n 3 4, क्या आउटपुट आएगा? तो पहले आएगा 1 2, फिर नेक्स्ट लाइन पर 3 4। कितने लोग एग्री हैं इस बात पर? सही आउटपुट है। तो अब पॉइंट क्या है कि मैंने लिखा है एस्केप सीक्वेंस कहाँ यूज होती है हमारा, इन स्प्रिंग। अब आपने स्लैश एन तो लगा दिया, लेकिन क्या ये स्प्रिंग के अंदर लिखा हुआ है? नहीं। तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ स्लैश एन को फोकस करें तो शायद हमारा आंसर सही था, लेकिन स्लैश एन का इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है, हमें उसको ही फोकस करना पड़ेगा। अगर हम उसके बिना करेंगे तो ये एरर है, इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट। ठीक है, इस तरह से हमारी एरर आ जाती है। तो स्लैश एन स्लैश टी इंटीजर फ्लोट के साथ यूज नहीं होते, स्ट्रिंग के साथ यूज होते हैं। अब दूसरी तरफ अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो अब ये सही है गलत है? अब सही है। अब आउटपुट वही आएगा जैसा हम पास्ट पे पहले सोच रहे थे। चलो, तो समझ में आ गया कि एस्केप सीक्वेंसेस स्ट्रिंग में काम करती हैं, इंटीजर फ्लोट पर डायरेक्टली काम नहीं करती। अब मुझसे कहा गया मुझे आउटपुट में स्लैश टी को प्रिंट करना है, आउटपुट में स्लैश एन दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? क्योंकि स्लैश एन तो आउटपुट में आता ही नहीं है। स्लैश एन की जगह पर उसका जो मीनिंग होता है न्यू लाइन, वो हमें दिखाई देता है। स्लैश टी तो आउटपुट में आता नहीं है। स्लैश टी का जो मीनिंग है टैब, वो आउटपुट में हमें दिखाई देता है। तो अब अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर स्लैश टी स्लैश एन को एज इट इज प्रिंट करना चाहता हूं, तो इस काम को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप स्लैश टी से पहले एक और लगा दें, तो इसको बोलेंगे एस्केप करेक्टर, इंडिपेंडेंट एस्केप करेक्टर। तो कुल मिलाकर ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर एज इट इज स्लैश टी को हमारा प्रिंट कर देंगे। अब इसी तरह से अगर मुझे स्लैश एन को भी आउटपुट में दिखाना है तो क्या करेंगे, उसके पहले एक और बैक स्लैश लगा देंगे। ठीक है, तो अब अगर सिर्फ स्लैश एन का यूज करते हैं तो ये हमारा आउटपुट में न्यू लाइन है, और अगर हम डबल बैक स्लैश एन का यूज करते हैं तो आउटपुट में स्लैश एन ही प्रिंट होगा। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका, अच्छा मान लो मेरे पास जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में इस तरह से कई बार स्लैश टी स्लैश एन, जैसे भी 2 बार आया है, ऐसे ही कई बार आया होता, 50 60 बार आया होता, तो ये वाली अप्रोच थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, क्योंकि इंडिविजुअल पे जा जाके आपको आपको एक स्लैश लगाना पड़ रहा है। तो पाइथन ने एक दूसरा तरीका दिया कि आप अपनी स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में आर लगा दें। तो एक शब्द अब और इंट्रोड्यूस हुआ, प्रीफिक्स। एक और होता है जिसको बोलते हैं सफिक्स। आज प्रीफिक्स को देख रहे हैं। तो जब आप कोई भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो उस स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग वाला कोट है, उसके जस्ट बिफोर जो भी लिखेंगे बिना स्पेस दिए, उसको क्या बोला जाता है, प्रीफिक्स बोला जाता है, कि ये स्ट्रिंग का प्रीफिक्स। और किसी भी स्ट्रिंग के जो एंड वाला कोट है, उसके जस्ट आफ्टर जो लिखेंगे बिना स्पेस लगाए, उसको हम बोलते हैं सफिक्स। तो जब भी मैं बोलूं ये प्रीफिक्स है, तो आप समझ गए कि स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग कोट है उसके जस्ट बिफोर कुछ लगाने की बात हो रही है, जिसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। तो अब अगर मैं किसी भी स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में
आर लेटर लगा देता हूं तो इसका साउंड आता है रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी एस्केप सीक्वेंस काम नहीं करेगी, और उनका जो मीनिंग है एज इट इज वही आपको आउटपुट में दिखाई देगा। तो इसे बोलते हैं रॉ स्ट्रिंग। देखते हैं। तो अब बताओ कौन सी अप्रोच ज्यादा सही है, ये वाली अप्रोच या ये वाली अप्रोच, या कोई सिनेरियो जहां पर आपको लगे पहले वाली सही है, या आपको लगे कि यहां पर आर प्रीफिक्स वाली अप्रोच ज्यादा बेटर। हाँ, आर प्रीफिक्स वाली ज्यादा सही है। दोनों सही है अपनी अपनी जगह। तो कोई यूज केस बताओ जहां पर ये सामने वाला समझ जाए कि हाँ भाई दोनों अप्रोच का अपना अपना एडवांटेज है। यहाँ पे बैक स्लैश भी यूज करना है और स्केप सीक्वेंस भी यूज करना है, तो वहाँ आठ मिलेगा। चल, अब अगर मैं इस वाली अप्रोच पे जाऊं, रॉ स्ट्रिंग वाली आर प्रीफिक्स लगा के, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस स्ट्रिंग में जितनी जगह पर एस्केप सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं सबको हमें इग्नोर नहीं करना है, सिर्फ दूसरी वाली को इग्नोर करना है। मतलब स्लैश एन एज इट इज आउटपुट में स्लैश एन बने, लेकिन स्लैश टी को इग्नोर नहीं करना है। स्लैश टी का मतलब आउटपुट में टैब ही आना चाहिए। अब क्या करें? अगर मैंने रॉ स्ट्रिंग यूज करी है प्रीफिक्स वाली आर वाली, तो इसका मतलब है कि अब इस पूरी स्ट्रिंग में जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस हैं, 2 3 4 5 50 50 जितने भी हैं सबको इग्नोर होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस वाली अप्रोच से जा रहे हैं तो जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो। ये तो आंसर आता है, अगर एक स्ट्रिंग के अंदर जितने एस्केप सीक्वेंसेस हैं सबको अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं तो रॉ स्ट्रिंग वाली यूज करिए, सिंपल रहेगी। आपको एक बार बस लिखना है आर, और जितनी जगह पर है हर जगह अपने आप इग्नोर हो जाएंगे एस्केप सीक्वेंसेस। लेकिन अगर आप कुछ एस्केप सीक्वेंस को इग्नोर करना चाहते हैं सबको नहीं, तो फिर तो इंडिविजुअली जा जाकर उस जगह पर आपको बैकस्लैश एक और लगाकर आना पड़ेगा। तो इस तरह से दोनों का अपना अपना एडवांटेजेस और अपने अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। ये सिंपल है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल अवेलेबल नहीं है। ये थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन कंट्रोल पूरा आपके हाथ में है कि कब आपको इग्नोर करना है, कहां से आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। अब यहां पर लिख देते हैं, अगला टर्म आता है रॉ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग that starts with prefix r और r, दोनों ही सही है, स्मॉल और कैपिटल। एग्जाम्पल, इट इज यूजफुल। स्ट्रिंग कंटेन्स escape sequences
प्रोग्राम बना के दिखाओ जिसका आउटपुट ये आना चाहिए। SO/NU, फिर टैब स्पेस, फिर मोनू, न्यू लाइन, अजय, टैब स्पेस, और फिर /TILA। इनको कुछ ऐसा नहीं तो आपको नहीं आता, बस कंट्रोल करना है। स्क्रीन जो ओपन हो रही है लास्ट में क्लोज हो, बीच में नहीं वो के बाद स्लैश एंड सोनू में एज इट इज चाहिए। एस ओ के बाद दुनिया नहीं आती थी आउटपुट में, स्लैश एंड प्रिंट होना चाहिए। थोड़ा सा हो रहा है क्या देखो, तो वो ना बाकी है रह गया ना पूरा वो स्लैश नहीं चाहिए फिर लग। ठीक नीचे वाला थोड़ा देखो लगाओ दिमाग, ऊपर वाला सही आ गया। ये सही है। अच्छा कलर वाला थोड़ा सा गलत हो गया देखो। अभी भी सही नहीं है तुम्हारा। आया तुम्हारा? देखो कैसे आएगा। ठीक है। देखो भाई कैसे आएगा।
अब इसमें ये तो क्लियर है कि भाई हम आर प्रीफिक्स वाली स्ट्रिंग तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कहीं पर स्लैश एन आउटपुट में दिखाना भी है, और कहीं यू के बाद स्लैश एन आउटपुट में नहीं दिखाना, और आउटपुट में न्यू लाइन चाहिए। तो लिखना शुरू करते हैं। तो लिखा हमने यहाँ पे एस ओ। अब मुझे यहाँ पे स्लैश एन ही चाहिए आउटपुट में। हाँ ठीक है इनका। तो यहाँ पर अगर मुझे स्लैश एन आउटपुट में चाहिए तो डबल बैक स्लैश एन लिखूंगा, तो एज इट इज आउटपुट में स्लैश एन आएगा, और फिर यू। अब उसके बाद मुझे टैब स्पेस चाहिए। टैब स्पेस चाहिए, एज इट इज स्लैश टी प्रिंट नहीं करना है, तो स्लैश टी लगा दिया। ठीक है। उसके बाद अब मुझे मोनू चाहिए, तो लिख दिया मोनू। अब मोनू के बाद मुझे न्यू लाइन चाहिए, उसके बाद अजय आएगा। न्यू लाइन चाहिए आउटपुट में, तो स्लैश एन लगा दिया। इससे आउटपुट में न्यू लाइन क्रिएट हो गई। अब मुझे अजय लिखना है। अब अजय के बाद मुझे टैब स्पेस चाहिए, स्लैश टी। अब मुझे तिलक लिखना है। तिलक में जो टी आ रहा है वो स्लैश टी आउटपुट में आना चाहिए, तो दो बार बैक स्लैश टी लगाएंगे, आई एल ए के। अब इसको रन कराएंगे। चलो, तो स्लैश एन स्लैश टी और डबल स्लैश एन डबल स्लैश टी का यूज कहाँ होता है, वो हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पे करी। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सिखाया कि पाइथन में स्ट्रिंग को लिखने के चार तरीके होते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि चार तरीके जरूर होते हैं, लेकिन रूल है कि जिस कोड से स्ट्रिंग आपने स्टार्ट करी है, मैचिंग कोड वही होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपने सिंगल कोड से लिखना शुरू करा और आपने हेलो लिख दिया। अब ये तो एरर है, क्योंकि स्ट्रिंग ओपन हुई है तो टर्मिनेट होनी चाहिए, मतलब एंड होनी चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो एरर आती है। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग। अनटर्मिनेटेड का मतलब है कि जो मैचिंग कोड है वो आपने नहीं लगाया। ठीक है, लगाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि डबल कोड भी तो स्ट्रिंग ही होती है, तो मैंने डबल कोड से एंड कर दिया ऐसे करके, क्योंकि मुझे लग रहा था स्ट्रिंग दोनों ही है, सिंगल कोड से भी डबल कोड से भी। लेकिन रूल जो कहता है वो ये कि जिस कोड से स्ट्रिंग लिखना शुरू किया है उसी मैचिंग कोड से एंड होना है। ऐसा नहीं है कि चार तरीके हैं तो कोई से इसे ओपन कर दो, कोई से इसे क्लोज कर दो। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे आउटपुट में एक मैसेज दिखाना है, इट्स माई चॉइस, तो ये आउटपुट कैसे लेकर आओगे? देखो कहां पर प्रॉब्लम आएगी वो देख। तो अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं इट्स माई चॉइस, हम क्या सोचते हैं, इंटरप्रेटर क्या सोचता है? अगर वो दोनों सेम है तो आपका आउटपुट एज एक्सपेक्टेड आएगा। और अगर इंटरप्रेटर का समझना तरीका अलग है, आप कुछ अलग तरीके से समझ रहे हैं, तो एरर या अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा। आपको लग रहा है मैं इट्स में अपोस्ट्रोफी एस ऐसे लगा सकता हूं, लेकिन पाइथन के रूल क्या कहते हैं कि अगर आपने स्ट्रिंग को सिंगल कोट से लिखना शुरू करा, तो अब वो एंड कब मानी जाएगी? हमारे हिसाब से नहीं है कि हम यहां चाहते हैं एंड मान लो। रूल के अकॉर्डिंग जैसे ही कोई नेक्स्ट मैचिंग कोट आएगा,
इस स्ट्रिंग को एंड मान लिया जाएगा। तो अब आप तो सोच रहे थे ये मेरा इट्स वाला है, इंग्लिश वाला, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, इट इज को शॉर्ट में इट्स लिख दिया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए तो अकॉर्डिंग टू पाइथन ये यहां से स्टार्ट हुआ और ये यहां पर क्या हो गई, स्ट्रिंग एंड हो गई। अब ये तो स्ट्रिंग के बाहर हो गया सब, इतना हिस्सा तो, इसलिए क्या आ जाएगी ये एरर। अब बताओ, अगर मुझे यही आउटपुट लाना है तो मुझे अब क्या करना चाहिए? स्टार्ट हम अब किससे करेंगे? डबल कोट से, क्योंकि रूल है कि अब डबल कोट्स अगर स्टार्ट होगी तो जब तक डबल कोट नहीं आएगा तब तक एंड नहीं मानी जाएगी। तो अब अगर ये आ गया तो क्या स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग मानी? जब हमने करना ही सिंपल एक करेक्टर, जैसे आई एक करेक्टर है इसी तरह से कोट्स एक सिंपल करेक्टर माना जाएगा। अब ये स्ट्रिंग का नोटेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब जब मैंने स्ट्रिंग शुरू डबल से करी है तो और यहां पर मैं एंड करना चाहता हूं तो डबल कोट से फिर मुझे एंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से कब हमें डबल कोट्स में लिखनी है, कब हमें सिंगल कोट्स में लिखनी है, ऐसे हम डिसाइड अपना कर सकते हैं। ठीक है, बट रूल है कि जिस कोट से स्टार्ट होगी उसी कोट से हमारा एंड होनी चाहिए। ठीक, अब इस स्ट्रिंग को मल्टी लाइन पर प्रिंट करके दिखाइए। अभी मैं लिख रहा हूँ एक स्ट्रिंग, उसको मल्टी लाइन पे प्रिंट करके दिखाना। चलो, इस स्ट्रिंग को आउटपुट में प्रिंट कर दिखाओ। आप कर सकते हैं, है ना, लेकिन करो, फिर आपको जब करोगे तो कुछ फील होगा, जब फील होगा तब उसका आंसर अगला वाला कॉन्सेप्ट होगा। तो सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है जो आउटपुट में ये प्रिंट करेगा। हुआ किसी का?
कोट लिखो। अब देखो, काफी लोगों ने कर लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो ना हुआ हो। इसमें एक चैलेंज ये आएगा आप लोगों के लिए कि जब आप इसे लिख रहे हो तो आपको अपनी स्ट्रिंग में जब लिखना है तो लिखते समय ये लिखा, फिर स्लैश एन लगाया, फिर ये वाला हिस्सा आपको आगे पे लिखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि प्रोग्राम में आगे लिख दोगे, है ना, नेक्स्ट टाइम पे लिख दोगे, लिखना आगे ही पड़ेगा। फिर स्लैश एन लगाया, फिर आगे लिखा, जैसे ही लिखा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग आ गई। अब आपकी पूरी स्क्रीन पर ये पूरी स्ट्रिंग एक साथ नजर ही नहीं आएगी। लेफ्ट में जाओगे तो इतना हिस्सा नजर आएगा, राइट में जाओगे तो दूसरा हिस्सा नजर आएगा। एक सिंगल शॉट में पूरी स्ट्रिंग अगर मैं अपनी आंखों में देखना चाहूँ तो देख नहीं पाओगे। देखो क्या मैं कह रहा हूं, उसको मैं पहले करके दिखा। तो मैं लिखा यहाँ पर, स्प्रिंग स्टार्ट करी, पाइथन वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन 1991। अब उसके बाद मुझे चाहिए नेक्स्ट लाइन पर स्लैश एन, इट वाज क्रिएटेड बाय यूडो वैन रॉसम। उसके बाद स्लैश एन, इट इज, अब देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ वाइडली यूज, लेफ्ट वाला हिस्सा मुझे नहीं पता क्या लिखा है मैंने, गलत हो गया होगा सही हो गया वो नहीं पता, है ना, वो तो आउटपुट पता चलेगा सही लिखा था गलत लिखा था। इट इज वाइडली यूज्ड इन एआई एंड ऑटोमेशन। स्ट्रिंग बंद हो गई। अब मुझे ये याद नहीं है कि मैंने स्ट्रिंग जो शुरू करी थी वो सिंगल कोट से करी थी कि डबल कोट से करी थी, तो अब मुझे लेफ्ट में जाके फिर स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। लेफ्ट में कर्सर लेके जाओ और देखो, अच्छा सिंगल वाला था। अब फिर राइट में जाओ, सोचो अभी तो फिर भी छोटी लिखी है मैंने, 10-12 लाइन लिख देते ऐसे तो करती रहते लेफ्ट राइट, यही करना और क्या करना है फिर, है ना। तो अब काम तो कर लिया आपने, काम में दिक्कत नहीं है आपके। हम ऐसा चाहते हैं कि प्रोग्राम में भी रीडेबिलिटी बनी रहे। मतलब ये जो हम लिख रहे हैं इट वाज क्रिएटेड, ये नेक्स्ट लाइन पे हम लिख दें ऐसे करके, और फिर ये भी नेक्स्ट लाइन पे लिख दें ऐसे करके। अगर ऐसे हो जाए तो हमारी जो समस्या है उसका समाधान आ जाएगा कि हम लिखते समय भी सही रीड कर पा रहे हैं और आउटपुट में भी सही आ रहा है। सिंगल कोट से पूछा गया, क्या आपके अकॉर्डिंग हम स्ट्रिंग को मल्टी लाइन पर लिख सकते हैं, तो इसने मना कर दिया, नहीं लिख सकते। रूल है सिंगल कोट से जब स्ट्रिंग लिखी जाएगी तो सेम लाइन पर एंड ही करनी है, भले ही वो कितनी बड़ी लिख लो, लेकिन सेम लाइन पर ही करनी है, नेक्स्ट लाइन पर आप नहीं आ सकते प्रोग्राम में। इससे पूछा डबल कोट वाले से, आपके थ्रू हो जाएगा, इसने कहा नहीं हमारे थ्रू भी नहीं होगा। सेम तीसरे वाले के पास गए, इसने कहा हाँ हमारे थ्रू हो जाता है। और ज्यादातर लोग हमें इसलिए पसंद करते हैं कि हम प्रोग्राम में मल्टी लाइन पे लिखे जा सकते। तो अब आउटपुट आएगा पाइथन वाज फर्स्ट रिलीज इन 1991, आउटपुट में आ जाएगा न्यू लाइन। उसके बाद आपने अपनी स्ट्रिंग में मैन्युअली भी न्यू लाइन बना रखी है, तो ये भी न्यू लाइन आउटपुट में आएगी। यानी कि आप अगर अपनी स्ट्रिंग को इस तरह से मल्टी लाइन पे लिखते हैं तो जैसा लिखते हैं वैसा ही आउटपुट में आ जाएगा। और अगर बीच में स्लैश एन भी लगा दिया तो दो तो न्यू लाइन का फील आपको नजर आएगा। तो अब आपको इस वाले स्लैश एन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपने अगर न्यू लाइन पर स्ट्रिंग लिख दी है तो वो आउटपुट में भी न्यू लाइन पर ही नजर हमारी आएगी। अब रीडेबिलिटी आपकी बेटर है, आउटपुट तो सेम आ रहा है जो अभी आ रहा था। तो इसीलिए ट्रिपल कोटेड स्प्रिंग को मल्टी लाइन स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप सिंगल कोट और डबल कोट की स्प्रिंग से मल्टी लाइन स्प्रिंग आउटपुट में नहीं ला सकते, आउटपुट में ला सकते हो, प्रोग्राम में नहीं लिख सकते। ट्रिपल कोटेड स्प्रिंग से प्रोग्राम में भी
आप मल्टी लाइन पर स्ट्रिंग लिख सकते हो, और जैसे ही लिखोगे वैसे ही आउटपुट में एज इट इज आपकी दिखेगी। आप इसके अंदर स्लैश टी स्लैश एन दोनों एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग हमें कहाँ यूज करनी चाहिए उसका आंसर हमें मिल गया। तो अब अगर आप इस काम को करने के लिए ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो शायद आपका डिसीजन ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इस काम को तो मैं सिंगल कोट या डबल कोट से कर ही सकता हूं बड़ी आसानी से। आप अननेसेसरी ज्यादा क्यों टाइप करना चाहते हैं, 3 बार कोट यहाँ लिखोगे फिर 3 बार यहाँ लिखोगे, इससे अच्छा है आप सिंगल कोट लगा लो, जरूरत ही नहीं है 3 वाले बचाने की। हाँ, अगर ऐसा कुछ लिखना है तो मजबूरी है कि फिर तो यही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रिपल कोट्स डबल वाले भी कहते हैं, हम भी इसलिए आए थे। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन रूल रूल ही रहेगा, जिससे स्टार्ट करोगे उसी से एंड करना पड़ेगा। अब अगर मैं प्रिंट से एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूं तो क्या कर सकता हूं, या हर बार अलग अलग ही प्रिंट लगाना पड़ेगा। लेट अस सपोज मैं यहाँ प्रिंट करना चाहता हूँ 10, फिर उसके बाद मैं प्रिंट करना चाहता हूँ 20। अब मैं ऐसे लिख दूं तो मैं सोच रहा हूँ ये दो अलग नंबर हैं, 10 अलग है 20 अलग है। इंटरप्रेटर कैसे समझेगा ये बात, वो तो इस सबको क्या मानेगा, सिंगल इंटीजर ही मानेगा, दो नंबर थोड़ी मानेगा। क्योंकि अगर ऐसे मानने वाली बात होगी तो चार्ट भी तो हो सकते हैं, एक अलग जीरो अलग दो अलग फिर जीरो अलग। ऐसे तो सर एक से दो अलग हो गया जीरो अलग हो गया, ऐसे तो सर बहुत कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर इंटरप्रेटर कह रहा है कि मैं तो जो प्रिंट में लिख रहे हो उसको एक ही मानूंगा। अगर आप प्रिंट में दूसरी वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आपको कॉमा लगाना है। कॉमा का मतलब है कि अब आप प्रिंट से दूसरी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरी वैल्यू हमने कहा यही है, तो यहां लगा दो कॉमा। तो अब ये क्या हो गई आपकी दो वैल्यूज हो। ठीक है, तो आउटपुट में अब दो वैल्यूज हमारे यहां पर आएंगे। हमने कहा सर तीसरी भी लगा देते हैं। अब तीसरी लगा रहे हैं, लेकिन एक और नया क्वेश्चन साथ में लेकर चलते हैं कि जब प्रिंट एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट करने की बात कह रहा है तो क्या ये रूल तो नहीं है कि वो सारी वैल्यूज इंटीजर ही होनी चाहिए। हमने कहा नहीं, कुछ इंटीजर कुछ फ्लोट कुछ स्ट्रिंग, जैसे मैंने लिख दिया 9.8। चौथी वैल्यू मैंने लिख दिया मान लीजिए ड्यूक है। अब इस प्रिंट ने चार वैल्यू अलग अलग इस बार कंसीडर करनी है, क्योंकि बीच में क्या लगा दिया मैंने यहां पर कॉमा। चलो देखते हैं आप क्या सोचते हैं, पांच वैल्यू हैं या अभी भी चार हैं। कॉमा, ये कॉमा नहीं मानोगे।
ये तो एक ही स्ट्रिंग है ना, अगर ऐसे कर देते तो फिर अलग कहानी होती। ये नहीं करा है मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं और उसमें कॉमा आ रहा है, तो वो अलग वैल्यू नहीं है, आगे वाला हिस्सा वो एक ही स्ट्रिंग का हिस्सा है और वो सिंगल वैल्यू है। जब तक स्ट्रिंग का कोड खत्म नहीं हो जाता तब तक ये सिंगल वैल्यू ही कंसीडर, ठीक है। तो प्रिंट एक, दो, तीन, चार वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आउटपुट में ये चारों वैल्यू किस फॉर्मेट में नजर आएंगी। पहले 10 आएगा, वो तो चलो देख रहा है। अब उसके बाद 20 आएगा, ऐसा लग तो रहा ही है। लेकिन अब ये समझने में नहीं आ रहा है 20 न्यू लाइन पर आएगा, 20 10 के बाद ही आएगा, या आउटपुट में भी कॉमा के साथ ही आएगा, फिर 9.8। ये थोड़ा सा अभी हमारा डाउट है कि मल्टीपल वैल्यू जब प्रिंट से प्रिंट कराई जाती हैं तो लिखने का जो सिंटैक्स है वो है कॉमा, लेकिन आउटपुट में कॉमा नहीं आता है। आउटपुट में हमारा स्पेस बाय डिफॉल्ट यूज किया जाता है। हर वैल्यू को सेपरेट करने के लिए आउटपुट में प्रिंट स्पेस का यूज करता है। तो 10 और 20 के बीच में स्पेस, सिंगल स्पेस, टैब स्पेस नहीं है। 20 और 9.8 के बीच में स्पेस, 9.8 और ड्यूकेट इंडिया के बीच में स्पेस। तो इस तरह से हम एक प्रिंट से जितनी चाहें उतनी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। और अगर हम आउटपुट को समझेंगे तो हर वैल्यू के बीच में एक सेपरेटर दिखाई देगा और वो सेपरेटर स्पेस हमारा होता है। अगर आप प्रिंट के इस फीचर से एग्री नहीं होते हैं, किससे, कॉमा से एग्री नहीं होते हैं, या आउटपुट में जो स्पेस आ रहा है उससे एग्री नहीं होते हैं। हमने कहा आउटपुट में जो आ रहा है, जो आपने प्रोग्राम में लिखा है कॉमा लगा के, वो तो सिंटैक्स है। उसको आप पसंद नापसंद वो वाली बात ही नहीं है। आपको पसंद है नहीं पसंद है, पढ़ना ऐसा ही होगा क्योंकि वो सिंटैक्स है। आपकी पसंद चलेगी आउटपुट में जो सेपरेटर है स्पेस की जगह कुछ और चाहते हो, तो आपकी बात मान ली जाएगी। कैसे मानेंगे? तो प्रिंट कह रहा है कि पहले जितनी वैल्यूज दिखाना चाहते हो कॉमा लगाते जाओ और लिखते चले जाओ। लिख ली हमने। अब क्या करो, आखिरी वैल्यू के बाद फिर से कॉमा लगाओ और यहां लिखोगे SEP। SEP ही लिखना है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको करना है सेपरेटर। कि प्रिंट को हम ये कह रहे हैं कि भाई अपना जो सेपरेटर था स्पेस, उसको अब इस्तेमाल मत करो। हम आपको बताएंगे सेपरेटर वैल्यू के बीच का, जो हम बताएंगे वो इस्तेमाल करना है। तो सेपरेटर इज इक्वल टू, आप बताओ क्या रखना चाहते हो। हमने कहा कॉमा ही रख दो, ये लो। लेकिन ध्यान रखना सेपरेटर जो बता रहे हो वो स्ट्रिंग में ही बताना है। अब आउटपुट में इन वैल्यू के बीच का सेपरेटर कॉमा हो गया। अच्छा, अगर सर मैं आउटपुट में इन दोनों के बीच में कॉमा और स्पेस दोनों देना चाहूं तो जो लिख दोगे, जैसे लिख दोगे वो आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं आउटपुट में मान लो /t लगा दूं तो अब हर वैल्यू के बीच में सेपरेटर क्या बन जाएगा, टैब स्पेस। सोचो, अगर मैं सेपरेटर की वैल्यू /n लगा दूं तो हर वैल्यू कहाँ सेपरेट होकर नजर आएगी, नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है। और अगर मैं सेपरेटर की वैल्यू मान लो नोएडा कर दूं तो हर वैल्यू के बीच में क्या आ जाएगा, नोएडा। अब अच्छा नहीं लग रहा सर, लेकिन सिंटैक्टिकली सब सही है। अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा पॉइंट हो गया। इसका मतलब तो ये हो गया कि सर हम प्रिंट में मल्टीपल वैल्यूज का जो सेपरेटर है या तो कॉमा लगा रहे होंगे,
या स्पेस दे रहे होंगे, या स्लैश टी दे रहे होंगे, या स्लैश एन दे रहे होंगे, क्योंकि यही चार पांच सेपरेटर हैं जो आउटपुट में बेटर रीडेबिलिटी देते हैं इस बात की कि ये अलग अलग वैल्यूज। बाकी कोई और लगाओगे तो आउटपुट देखने वाले को शायद अंदाजा ही नहीं होगा ये एक वैल्यू है कि दो। अब यहाँ पर आउटपुट देख लो, पता ही नहीं है एक ही वैल्यू है कि चार वैल्यू के तीन वैल्यू है। तो अब अगर आप स्पेस लगाना चाहो तो स्पेस लगा दो, तब देखने वाला समझ तो जाएगा ही, है ना। तो अब प्रिंट फंक्शन ये कह रहा है कि भाई जब स्पेस ही लगाना है तो मत ही लगाओ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो स्पेस में खुद ही लगा दूंगा, आप क्यों मेहनत कर रहे हो। हाँ, इसके अलावा कुछ लगाना है तो फिर आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज डिफॉल्ट सेपरेटर तो मैं लेके चल ही रहा हूं। मान लो मैंने यहाँ पर स्लैश टी लगा दिया। अब सेपरेटर यूज होने के लिए कुछ रूल्स भी बनाए गए। पहला रूल, आप सेपरेटर को एक प्रिंट में एक ही बार लिख सकते हैं। मान लो मैंने यहां पर लगा दिया स्लैश एन, तो अब ये क्वेश्चन नहीं है कि सर शुरू की दो वैल्यू के बीच में टी आ जाएगा, आगे की दो में एन नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड एरर, एक प्रिंट में सेपरेटर एक ही बार बता सकते हो, एक से ज्यादा बार नहीं बता सकते। एरर। टेक्निकली सेपरेटर को कीवर्ड आर्गुमेंट कहा जाता है, तो लिखकर आ रहा है कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड। और सर अगर मुझे दो सेपरेटर बताने पड़े तो एक ही के अंदर बताऊं ना, स्लैश टी स्लैश एन ऐसे करके, तो स्लैश टी का इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, ये है ना, देखने वाले को देख नहीं रहा है। अगर देखने वाले को दिखाना भी है तो पहले स्लैश एन लगा दो, फिर स्लैश टी लगा दो, तो देखने वाले को देखेगा भी। ये देखो, स्लैश एन 10 के बाद आ गए, फिर स्लैश टी, फिर 20, 20 के बाद फिर न्यू लाइन पर आ गए यहाँ पर, फिर 10। इस तरह से आपको मल्टीपल सेपरेटर लगाने हैं तो एक ही के साथ आप अपना लगा सकते हैं। और लगाना है और लगा लो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे चाहें वैसे करो आप। ठीक है। तो सेपरेटर का पहला रूल, सेपरेटर को रिपीट आप नहीं कर सकते। सेपरेटर का दूसरा रूल, अगर आप ये कहें कि सर एक वैल्यू रह गई थी लिखने से, उसको भी लिखना है, 30 रह गया था लिखने से, उसको ही प्रिंट करा दो। ये तो रूल कहता है जो वैल्यूज प्रिंट होनी है वो सेपरेटर से पहले आएंगी, सेपरेटर को लास्ट में आपको लगाना है। अभी ऐसे कर दिया तो ये एरर आ जाएगी। ठीक है। तीसरा रूल, तीसरा रूल ये है कि सेपरेटर को आप स्ट्रिंग में ही लिखेंगे। अगर आपने सेपरेटर की वैल्यू इंटीजर में दे दी, मान लो आपने दे दिया 2024, भले ही देखने में अच्छा ना लगे, पहले तो ये एरर आ जाएगी, बोलेगा सेपरेटर इंटीजर हो ही नहीं सकता, सिर्फ स्ट्रिंग होना चाहिए। सेपरेटर मस्ट बी नन और ए स्ट्रिंग, नॉट इंटीजर। नन को भी आप इग्नोर करो, है ना, अभी आप फोकस करो कि सेपरेटर स्ट्रिंग होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए।
जितना मैंने आपको करके दिखाया उतना हमने अपने नोट्स में भी लिख लिया। अब चलो मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, प्रोग्राम देखकर बताना उसका आंसर क्या होगा। और मैंने आंसर यहाँ लिख दिया है, अब अपने आप ढूंढना किस पॉइंट में वो आंसर है ना। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसका आउटपुट इन दोनों में से कौन सा होगा, 10 या 10 कॉमा। टेन, नॉर्मल टेन, ओनली टेन। कॉमा नहीं। अच्छा, जो मैंने अभी सेपरेटर के पॉइंट्स लिखे हैं उसमें सेकंड पॉइंट को पढ़ो, फिर बताने की कोशिश करना। इट इज ओनली यूजफुल व्हेन वी प्रिंट टू और मोर वैल्यूज। कितनी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं अभी हम? सिंगल वैल्यू के साथ सेपरेटर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ठीक है, जब तक दो वैल्यू नहीं आएंगी सेपरेटर नहीं आएगा। सेपरेटर दो वैल्यू के बीच में यूज होता है। अब एक ही वैल्यू है तो सेपरेटर फिर नहीं चलेगा। ठीक है, तो सेपरेटर इग्नोर हो जाएगा, इसका लिखना ना लिखना एक ही बात है। तो आउटपुट में सिर्फ 10 आएगा, कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब तो ये हो गया, हमने अब तक जितने प्रोग्राम बनाए छोटे छोटे एक लाइन के, उसमें सेपरेटर का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि हर बार हर प्रिंट सब एक ही वैल्यू प्रिंट कर रहे थे। इसका कंट्रीब्यूशन तभी है हमारे लिए जब आप कम से कम दो या दो से ज्यादा वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं 10 20 30, इसका आउटपुट 10 20 30 आएगा, या 10 20 30 कॉमा आएगा। 30 के बाद कैपिटल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि दो वैल्यू के बीच में चलता है। अब 10 और 20 के बीच में चला, 20 और 30 के बीच में चला। अब 30 के बाद कोई दूसरी वैल्यू है ही नहीं जिसके बीच में ये आए, तो इसलिए लास्ट वैल्यू के बाद ये नहीं चलता। सिंपल से याद रखने का तरीका है कि लास्ट वैल्यू के बाद सेपरेटर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सोचो अगर होता तो अब तक भी चल ही रहा होता। तो यानी कि ये वाला आउटपुट आप, सॉरी, ये वाला आउटपुट आपका सही है, ये आउटपुट आपका गलत है। तो सिंगल वैल्यू पर सेपरेटर का कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरी वैल्यू के बाद सेपरेटर का कोई फर्क नहीं पड़ता। इन बातों को हमें ध्यान रखना है। अब अगर मैं आपसे कहूं राइट ए प्रोग्राम टू गेट फॉलोइंग आउटपुट,
करके दिखाओ। सेपरेटर भी यूज करना है, चारों स्प्रिंग अलग अलग यूज करनी है। उसके अलावा बीच में स्लैश टी लगाना है, तो वो आप लगा सकते हो, कोई मना नहीं। टैब स्पेस देना, स्लैश टी लगाना पड़ेगा। बना के दिखाओ। हाँ, ठीक है। सेपरेट होना चाहिए प्रिंट के अंदर, चार अलग स्प्रिंग होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा आप कुछ भी यूज करो, कोई मना नहीं। तो चलो सोचो कि सेपरेटर से न्यूलाइन लेकर आने की कोशिश करो। इस तरीके से भी हो सकता है। फिर स्प्रिंग चार लगानी है आपको, देगी तो ये आपको खत्म हो जाएगा। गलत हो रहा है तो स्प्रिंग ओपन करी तो यहाँ पे, यहाँ क्लोज हो रही है। लास्ट में नहीं हो गया, लास्ट में करी तो सब कुछ एक ही स्प्रिंग कहाँ है? चार अलग स्प्रिंग कहाँ है? स्प्रिंग तो चार है, और क्लस्टर पे देखो, उनको ला के देखो। प्रिंट एक ही लगाना है, दो प्रिंट क्यों लगा है? फॉरवर्ड नहीं, बैक स्लैश, बैक पीछे की तरफ स्लैश। रिपोर्ट आया। हाँ आया। फिर दो हुई ना, एक और एक दो, इसमें चार ही हुई। तो कुछ और सोचो, रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए, जो कंडीशंस हैं वो ब्रेक ना हो, कोई और तरीका इसी काम को करने का देखो। हाँ ये सही।
सेपरेटर यूज कुछ तो सेपरेटर यूज करके वो निकल नहीं सही है, बट एक बार तरीका करूंगा जिसमें सेपरेटर प्रॉब्लम क्या है, आउटपुट सही है आपका। प्रॉब्लम ये है कि जो गिवन कंडीशंस हैं वो हमारी वायलेट हो रही है, ब्रेक हो गई। देखो यहाँ पर एक स्प्रिंग है, यहाँ से भी यहाँ पर होती है, एक काउंट होगी स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है काउंट होगी, तो दो स्प्रिंग फॉलो करें, जबकि हमें चार अलग अलग यूज फोर इंडिपेंडेंट, बाकी सही है। आउटपुट दिखाओ, ये आ रहा है। हाँ, तो- हम्म। नहीं, इसमें क्या हो रहा है, आप हो सकता है सही कर रहे हो, बट द गिवन कंडीशन इज यू हैव टू यूज फोर इंडिपेंडेंट स्ट्रिंग्स। आपने एक ओपन करी और यहाँ क्लोज हो गई, और बीच में सब कुछ एक स्ट्रिंग का करा, तो ये कंसीडर द सिंगल स्ट्रिंग यू, जबकि हमें क्या करना है, चार अलग अलग स्ट्रिंग कंसीडर करनी है। देखो बेटा, और ये प्रोग्रामिंग, और अच्छी बात यह है कि जितने लोगों ने बनाया है अलग अलग तरीके से बनाया है ना। देखो, पहला तरीका इस प्रोग्राम को बनाने का, तो पहले तो चार अलग अलग स्ट्रिंग लिखनी है मुझे। सोनू, मोनू, अजय, विजय। पहला रूल तो मुझे ब्रेक करना ही नहीं है, सबसे पहले तो ये चाहिए ही चाहिए मुझे। ठीक है, चार इंडिपेंडेंट स्ट्रिंग लगनी, चाहे सिंगल कोट के लगाओ, चाहे डबल के लगाओ, चाहे ट्रिपल के लगाओ, लेकिन चार अलग अलग स्ट्रिंग होनी चाहिए। एक स्ट्रिंग मतलब ओपन क्लोज, एक स्ट्रिंग खत्म हो गई, दूसरी स्ट्रिंग ओपन क्लोज, ऐसे करके काउंट होगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको एज इट इज रन करा दूं तो मुझे पता है डिफॉल्ट सेपरेटर स्पेस के साथ आउटपुट आ जाएगा। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सोनू और मोनू, है ना, इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, स्पेस की जगह टैब स्पेस चाहिए। मोनू और अजय के बीच में क्या टैब स्पेस चाहिए? नहीं, न्यू लाइन चाहिए। अजय और विजय के बीच में टैब स्पेस चाहिए। अब ये कैसे होगा सर, क्योंकि सेपरेटर अगर मैं यहां लगाऊंगा /t, तो इन दोनों के बीच में भी आएगा, इन दोनों के बीच में भी आएगा, और इन दोनों के बीच में भी आएगा। जबकि मुझे यहां पर चाहिए न्यू लाइन, बाकी सब ठीक है, यहां भी काम हो जाएगा मेरा, यहां भी काम हो जाएगा, सिर्फ यहां न्यू लाइन चाहिए। और अगर मैं लगाऊंगा /n, तो इन दोनों के बीच में न्यू लाइन आ जाएगी जो मुझे चाहिए ही नहीं, इन दोनों के बीच में न्यू लाइन मुझे नहीं चाहिए। तो अब मैंने क्या सोचा, चलो यहाँ /t लगाते हैं, देखते हैं। तो सोनू, मोनू, अजय, विजय। अब देखो, मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है मोनू के बाद /n लगा दूं, तो मोनू के बाद /n लगा दूंगा तो आगे का जितना हिस्सा है वो नेक्स्ट टाइम पे शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा रास्ता है अजय से ए से पहले /n लगा दूं। तो अब देखो, अगर मैं मोनू के बाद /n लगाता हूं तो मोनू न्यू लाइन, ये सिंगल वैल्यू हो गई। अब इसके और इसके बीच में टैब स्पेस तो फिर भी आएगा, देखने वाले को ऐसे लगेगा, है ना। लेकिन अगर मैं यहां पर इसकी जगह अजय में शुरू में /n लगा दूं
तो सही है, लेकिन इट डजंट मीन कि मोनू और अजय के बीच में टैब स्पेस नहीं है कहाँ है वो ये है, लेकिन मुझे उसका कोई इंपैक्ट नहीं पता चल रहा है। तो इस तरीके से इस काम को यहां पर किया जा सकता था। अब इसी काम को करने का एक और तरीका जो हो सकता था वो ये कि हमने यहां पर सोनू और मोनू के बीच में खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि स्लैश टी लगाएंगे। मोनू और अजय के बीच में हमने स्लैश एन लगा रहने दिया, चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो। अजय और विजय के बीच में स्लैश टी लगा दिया, चाहे स्लैश टी यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो। अब इनके बीच का जो सेपरेटर है मैं लगा ही नहीं रहा। देखो जब लगाऊंगा ही नहीं तो ऐसे आएगा, तो भी मेरा काम बन जाता है। तो इस तरह से एक ही प्रोग्राम को कई तरीके से बनाया जा सकता था। ठीक है, तो ये हमारा बनकर तैयार हो जाता है। चलो फिलहाल आज इतना ही। कल परसों ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे। मंडे को मिलेंगे 6 बजे, प्रिंट के और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।